हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सुजीत कुमार। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला में स्वागत करता हूं। वैसे स्टूडेंट्स जो बिहार यूनिवर्सिटी में सेशन 2021 से 24 सेशन में एडमिशन लिए होंगे, वे सभी बच्चे का पार्ट 1 का एग्जाम चल रहा है। पेपर 1 का एग्जाम हो चुका है और पेपर 2 के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे। तो मैं क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन प्रोवाइड करा रहा था आप लोगों को। तो आज और इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन बैंक का 2019 का 3D का सॉल्यूशन लेके आ रहे थे कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 3D का डिमांड कर रहे थे कि आप 3D का सॉल्यूशन को लेके आइए। तो मैं आज का लेक्चर जो लेके आ रहा हूँ 3D का ग्रुप डी में आपसे पूछा जाता है। तो यही ग्रुप डी का जो है ना हम सॉल्यूशन लेके आ रहे थे। इसमें बहुत सारा चीज़ का सॉल्यूशन अभी तक तो नहीं बताया गया है, लेकिन जनरली जो है ना यह सब चीज़ आपको आता होगा। अगर आपको नहीं भी आता होगा तो आप कमेंट करेंगे तो उसका भी वीडियो मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। जैसे में क्वेश्चन नंबर 10 का ए है, 10 का बी है, ठीक है, या और 11 का ए भी आप लोग जानते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। अगर आप नहीं जानते हैं और इसका सॉल्यूशन अगर आप लेना चाहते हैं तो फिर आप कमेंट करेंगे और कमेंट करके रिक्वेस्ट करेंगे सर इसका भी वीडियो आप बनाइए, तो हम इसका वीडियो भी निश्चित रूप से जल्द ही यानी कल ही आपको बना देंगे, ठीक है। लेकिन आज और इस लेक्चर में जो एक हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके आ रहे थे या 11 का बी था। 11 का बी में क्या कहता है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन हुज वर्टिसेस आर एक्स आर वाई आर जेड आर, जहाँ आर इक्वल टू 1 2 3 4 कॉमा द एक्सेस बीइंग रेक्टेंगुलर। यानी इस टेट्राहेड्रॉन का जो एक्सिस है वह कैसा है, तो रेक्टेंगुलर है। इसी का हमको क्या निकालना है, आपको तो वॉल्यूम निकालना है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। या हालांकि यह क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 2019 का क्वेश्चन नंबर 11 का बी है। क्वेश्चन को करने से पहले जैसे ही आप लोग का पार्ट 1 का एग्जाम समाप्त होगा उसके 2 या 3 दिन बाद मेरा एक BSc पार्ट 2 मैथ ऑनर्स का एक कंप्लीट कोर्स है या ऑनलाइन पेड क्लासेस स्टार्ट होगा। तो जो भी बच्चे अगर घर बैठे सही ढंग से और प्रॉपर वे में और टाइम पे अगर सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो मेरे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और कोर्स को परचेज करके आप कंप्लीट सिलेबस टाइम पे कंप्लीट कर सकते हैं। कोर्स को परचेज करने के लिए यहाँ जो नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर पे कॉल करेंगे या व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ यह क्वेश्चन नंबर 11 का बी का दोस्तों, ठीक है। जैसा कि आप लोग यहाँ से देख पा रहे थे, हम लोग 11 का बी का हम एक सॉल्यूशन लेके आ रहे थे। देखिएगा यहाँ सॉल्यूशन लिखे हैं क्वेश्चन नंबर 11 का बी, यहाँ से हम क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो क्वेश्चन तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम इसका सॉल्यूशन को देखते हैं, ठीक है। और इस पर एक एग्जाम्पल भी करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू से भी आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ से, लेट ए बी सी एंड डी बी द वर्टिसेस ऑफ टेट्राहेड्रॉन ABCD हुज कोऑर्डिनेट रेस्पेक्टिवली x1, y1, z1, b x2, y2, z2, c x3, y3, z3 एंड d x4, y4, z4 आपको दिया गया है, ठीक है। हम यह मान चुके हैं कि यह एक टेट्राहेड्रॉन है जिसका एक्सेस क्या है, तो एक रेक्टेंगुलर एक्सेस है, ठीक है, जिसका ABCD है, ठीक है। और इसका A का जो कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है, इस A का कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1, B का कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2 और C का कोऑर्डिनेट आपका है, C का कोऑर्डिनेट आपको यहाँ से दिया गया है x3, y3 और z3। सब में कॉमन लगाएंगे। और D का जो कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है वह x4, y4 और z4 आपको दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एक टेट्राहेड्रॉन बना लिए हैं जिसका एक्सेस क्या है, तो रेक्टेंगुलर आपका शेप है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से हमको क्या करना है, तो इसका आपको वॉल्यूम निकालना है। तो हम वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम हम लोग निकालते हैं उसके एरिया में अगर उसके हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वही उसका वॉल्यूम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, मतलब जनरली की बात की है, जनरली वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है, तो उसके एरिया में उसके अगर हाइट से हम गुना कर देते हैं तो उसका क्या निकल जाता है, तो वॉल्यूम निकल जाता है, ठीक है। जनरली तो यह जानते हैं हम लोग। अब यहाँ से देखिए टेट्राहेड्रॉन का हम वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। वी नो डैट फ्रॉम ज्योमेट्री, हम ज्योमेट्री से जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन इक्वल टू 1/3 इंटू पी इंटू डेल। इसको इक्वेशन 1 मान लिए। अब P 1/3 क्या है, टेट्राहेड्रॉन है तो इसलिए 1/3। उसके बाद P इंटू डेल क्या है, तो देखिए अभी आपको क्या कहें, हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं तो उसके मतलब हाइट से उसके एरिया में गुना करते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ से कहा जा रहा है, वेयर P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर AN फ्रॉम A एंड BCD टू द BCD एंड डेल्टा इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर BCD। दोस्तों देखिए, अब इस जो टेट्राहेड्रॉन का शेप है इसका जब वॉल्यूम हमको निकालना है तो वॉल्यूम हम तभी निकाल पाएंगे जब यहाँ से यहाँ का जो AN जो हाइट है वह हाइट को हमने क्या माना है, P मान लिया, ठीक है।
तो हमको हाइट इंटू या जो ट्राइंगुलर जो आपको प्लेन बन रहा है BCD, इस प्लेन का एरिया में अगर इस P से अगर गुना करते हैं, इस एरिया को हम क्या माने हैं, तो डेल माने हैं, ठीक है। तो डेल इंटू P इंटू 1/3 करेंगे तो वही आपका क्या मिल जाएगा, तो वही आपका इस टेट्राहेड्रॉन का आपको वॉल्यूम मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यही चीज़ हमने यहाँ से लिखा, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन इक्वल टू 1/3 इंटू P इंटू डेल, इसको इक्वेशन 1 मान लिए, जहाँ P क्या है, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर AN फ्रॉम A टू BCD, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, किस पे ड्रॉ किए हैं, तो BC एंड D पे ड्रॉ किए हैं दोस्तों, ठीक है। अब हमको क्या करना है यहाँ से कि इस P का वैल्यू आपको निकालना है और डेल का वैल्यू निकालेंगे और इक्वेशन में 1 में रख देंगे, तो वही मेरा क्या होगा, तो वही मेरा वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आइए अब हम लोग P का वैल्यू कैसे निकालते हैं, यानी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, या इस ट्राइंगुलर का जो है ना हम लोग क्या निकालेंगे इसका, तो एरिया कैसे निकालेंगे। अब इसी पे हमको बातें करना है दोस्तों, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से देखिए, नाउ द इक्वेशन ऑफ प्लेन BCD पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट्स BCD दोस्तों। अब हम लोग यहाँ से क्या चाहते हैं कि यहाँ से जो BCD जो आपका एक प्लेन ट्राइंगुलर प्लेन है, इसका हमको क्या निकालना है, तो इक्वेशन निकालना है। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट्स, जैसा कि यहाँ से आप देखिए हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको बता रहे थे इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट x1 y1 z1 x2 y2 z3 एंड x3 y3 z3 इज क्या हो जाता है यहाँ से, तो डिटर्मिनेंट ऑफ x y z 1 x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 और यहाँ से सब में 1 1 1 है इक्वल टू 0 है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से यही आपका प्लेन का इक्वेशन हो जाता है, कब, जब 3 पॉइंट से कोई भी प्लेन पास करता है तब उसका इक्वेशन आपका क्या हो जाता है, तो यही इक्वेशन हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो यही चीज़ हम यहाँ से लिखे हैं। देखिए यहाँ से x1 से शुरू हो रहा था ना, लेकिन यहाँ x1 तो आपको यहाँ है, x1 आप जैसा कि देख पा रहे थे, x1 तो पॉइंट यह है, तो आपको यह सब पॉइंट है, तो x1 y1 की जगह पर इसको रखेंगे और y2 की जगह पर इसको रखेंगे और 3 वाला पॉइंट की जगह पर 4 को रखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ से लिख सकते हो x y z 1 x2, क्योंकि x2 के जगह पर वहाँ x1 के जगह पर क्या है, यहाँ x2 है, तो x2 y2 z2 1 x3 y3 z3 1 और x4 y4 z4 1 इक्वल टू 0 हो गया। यही आपका क्या है, तो उस प्लेन का आपका इक्वेशन हो गया दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, एक्सपेंडिंग एलोंग r1 करते हैं, तो यही यहाँ एक्सपेंडिंग एलोंग r1 वी गेट। जैसा कि आप इसको एक्सपेंड करते हैं, तो कैसे एक्सपेंड करते हो, यहाँ से x है तो x लिखते हैं, इसका साइन प्लस होता है तो प्लस लिख दिए यहाँ से, और इसको डिलीट करते हैं, इसको डिलीट करते हैं, क्या बचता है यहाँ से, तो y2 z2 1, तो y2 z2 1 y3 z3 1 और y4 z4 1 इंटू एक्स कर दिए, फिर इसका साइन क्या हो जाता है, माइनस, तो यहाँ से माइनस का y, फिर इसको डिलीट करोगे और इसको डिलीट करोगे तो क्या बचेगा यहाँ से x1 x2 x3 x1 x2 x3, उसके बाद यहाँ z2 z3 z4 और यहाँ से 1 1 1 बच गया, तो यहाँ से 1 1 1 लिख दिए। फिर इसी तरह से यहाँ से z के लिए आएंगे तो इसका साइन क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ से क्या लिखोगे, प्लस, और इसको डिलीट करोगे और इसको डिलीट करोगे तो क्या बचेगा यहाँ से x2 x3 x4 x2 x3 x4 y2 y3 y4 y2 y3 y4 1 1 1 हो गया। इसी तरह से यहाँ से 1 के लिए आओगे तो इसका साइन क्या होगा, माइनस, तो यहाँ से माइनस है 1 लिखिए या माइनस लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको डिलीट करोगे, इसको डिलीट करोगे, यानी क्या बचेगा यहाँ से x1 x2 x3 y2 y3 y4 और z2 z3 z4 इक्वल टू 0, ठीक है। शायद यहाँ x1 बोला गया था, x1 नहीं होगा दोस्तों, यहाँ क्या होगा, x2 होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या किए हैं, तो इस ट्राइंगुलर जो आपको प्लेन बन रहा था, इसका हमने इक्वेशन निकाल लिया, ठीक है। तो इक्वेशन हम इसलिए निकाले हैं क्योंकि हमको यहाँ से परपेंडिकुलर लेंथ निकालना था। तो परपेंडिकुलर लेंथ निकालने के लिए सबसे पहले इसका इक्वेशन निकालना आपको ज़रूरी था, इसलिए हम इक्वेशन निकाल लिए हैं दोस्तों, ठीक है। और जैसा कि हम जनरली भी जानते हैं, प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, प्लेन का इक्वेशन ax प्लस का by प्लस का cz प्लस का d इक्वल टू 0 होता है। तो देखिए यहाँ जो x का कोफिशिएंट है, या x है ना, ये a के जगह पर इतना है, ये b के जगह पर इतना है, ठीक है, या c के जगह पर इतना है, और ये आपका क्या है, तो कांस्टेंट टर्म है, यानी d के जगह पर इक्वल टू 0 है। तो यही आपका क्या है, एक डिटर्मिनेंट का है, यह प्लेन का आपका इक्वेशन हो गया, ठीक है।
अब हम लोग यहाँ से देखिए कैसे हम लोग लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का निकालना रहता है तो कैसे निकालते हैं। सपोज करते हैं कि यहाँ कोई एक प्लेन है, ठीक है, यहाँ क्या है, कोई एक प्लेन है और यह प्लेन पर कोई एक पॉइंट P है और यहाँ से पॉइंट A है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 दिया गया है और इसको परपेंडिकुलर हम ड्रॉ किए, यानी इस लाइन को क्या किए हैं तो परपेंडिकुलर। एक्चुअली में यह लाइन कैसा था, तो यह अगर प्लेन है तो यह लाइन आपका ऐसे है दोस्तों, ठीक है, इस तरीके से है आपका प्लेन का लाइन। तो यह AP का जो है ना अगर डिस्टेंस है, अगर हम मान लेते हैं क्या यह P है, तो इसका जो और इस इक्वेशन, इस प्लेन का जो इक्वेशन आपको दिया गया है वह इक्वेशन है AX प्लस का BY, जैसा कि यहाँ लिखा गया है AX है प्लस का BY प्लस CZ प्लस D इक्वल टू 0। तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस हो जाता है वह डिस्टेंस क्या हो जाता है, तो यह पॉइंट इस प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, अर्थात AX1 प्लस B यहाँ Y1 प्लस का CZ1 प्लस का D और रूट अंडर A² प्लस B² प्लस C²। और डिस्टेंस का भी निगेटिव नहीं होता है, इसलिए यहाँ से इसको क्या लेके चला जाता है, तो मॉड लेके चला जाता है दोस्तों, ठीक है। तो यही आपका क्या है, तो यह यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है या कहें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है, जो कि आप लोग क्लास 12th में निश्चित रूप से पढ़े होंगे दोस्तों, ठीक है। यही कंसेप्ट को हम यहाँ यूज़ करेंगे, बस यहाँ प्लेन का इक्वेशन के जगह पे इतना के जगह पे आपको क्या दिया गया है, इतना के जगह पे आपको यह टोटल दिया गया है, ठीक है। और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको निकालना है ना और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कहाँ से निकालना है, तो देखिए इस पॉइंट से A से x1 y1 z1। तो हम क्या कहेंगे, जो प्लेन का जो इक्वेशन होगा वह इक्वेशन क्या करेगा, इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा ना भाई। तो यहाँ से देखिए यही बात यहाँ से लिखा गया है, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट A x1 y1 z1 टू द प्लेन BCD। अब देखिए यह BCD का सबसे पहले इक्वेशन आपका क्या था, तो यही इक्वेशन था, यहाँ से XYZ था, तो वही XYZ के यहाँ से जगह पे क्या रखा गया है, x1 y1 z1 1, और इसके बाद तो यह पहले से था ही, यानी यह पॉइंट उस प्लेन को सेटिस्फाई किया। उसके बाद आपको क्या किया जाता है, A², ठीक है, A² यहाँ था ना, जैसा कि आप लोग यहाँ से देख पा रहे थे A² था, तो यहाँ A की जगह पर क्या था, A क्या होता है, X का कोफिशिएंट होता है ना, तो X का कोफिशिएंट आपका यही है, तो यही आपका इतना का स्क्वायर प्लस फिर B² B क्या होता है, Y का कोफिशिएंट होता है, तो यहाँ से Y का कोफिशिएंट का Y आपका यही है, तो इसका स्क्वायर हो गया प्लस C² इतना हो गया। और रूट अंडर होता है, क्या होता है यहाँ से, जैसा कि आप लोग यहाँ से देखे हैं क्या होता है, यहाँ से रूट अंडर होता है, तो इस रूट को हमने क्या लिखा, तो यहाँ होल पावर में हाफ लिख दिए हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं ना। अच्छा, अब यहाँ से आते हैं, फिर इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए आप यहाँ से, जैसे अगर आप इसको आगे बढ़ाओगे तो यहाँ देखिए, नाउ इफ del x del y del z be the area be the प्रोजेक्शन ऑफ डेल, यानी del x del y del z जो है ना वह डेल का क्या है, प्रोजेक्शन है ऑन yz zx एंड xy रेस्पेक्टिवली। यानी del x जो है ना वह yz पर प्रोजेक्शन है, del y जो है ना zx पे प्रोजेक्शन है, और del z जो है वह क्या है, xy पे प्रोजेक्शन है, ठीक है। तो हम लोग यह बात जानते हैं, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल कैसे निकालते हो, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल आप निकालते हैं जनरली क्या जानते हैं, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ दिस होता है, ठीक है। तो वही बात यहाँ से लिखा गया है, एरिया ऑफ डेल इक्वल टू क्या है, यहाँ से डेल इक्वल टू 1/2 इंटू x1 y1 z1 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। अब इस 2 को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ से क्या लिखो 2x इज इक्वल टू सेम लिख चुके हैं। इसी तरीके से सेम एज हम क्या किए, यहाँ से अगर del x, अगर इतना सीधा डेल का वैल्यू निकाले हो ना, अगर del x निकालना होगा तो x वाला टर्म को नहीं लिखना है, खाली yz वाला टर्म को लिखना है, तो यहाँ से yz वाला टर्म को हम लिख दिए हैं। उसी तरीके से आप यहाँ से आगे बढ़ाओगे तो यहाँ से देखो del y निकालना है, 2 del y निकालना है। एक और चीज़ देखिए, यहाँ से इसको हम होल स्क्वायर किए हैं, ठीक है, यहाँ भी हम क्या किए हैं, होल स्क्वायर, तो यहाँ भी होल स्क्वायर कर दिए हैं। सेम चीज़ अगर यहाँ से del y है तो यहाँ से y वाला टर्म को नहीं लिखोगे, बस x z और 1 वाला टर्म को लिखोगे, यहाँ होल स्क्वायर कर दिए। फिर यहाँ से 2 del z है तो यहाँ से z वाला टर्म नहीं लिखेंगे, खाली x y वाला टर्म लिखेंगे और 1 वाला टर्म लिखेंगे और इसका होल स्क्वायर कर दिए दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी सब चीज़ का वैल्यू जो है ना यहाँ हम रखने वाले हैं, कहाँ रखने वाले हैं भाई, तो यहाँ अगर वैल्यू रखोगे तो देखो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 2 हम माने थे ना, तो यहाँ से इक्वेशन 2 यहाँ जो था वही चीज़ यहाँ लिखा गया है, और बटा में रूट अंडर, देखिए यहाँ सबका 2 का स्क्वायर के अंदर 4 4 होगा तो सब में 4 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से क्या था, यह स्क्वायर था इसलिए सबका स्क्वायर किया गया है, यहाँ से रूट अंडर 4 कॉमन निकालें तो del x² प्लस del y² प्लस del z² कर सकते हैं, अर्थात p का वैल्यू जो है ना अभी तक हम इतना निकाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ से देख पा रहे थे,
क्या देख पा रहे हो यहाँ से? तो यहाँ से हम लोग एक रिलेशन जानते हैं, इस रिलेशन को आप याद रखिएगा। डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल वाई का स्क्वायर प्लस डेल जेड का स्क्वायर इक्वल टू डेल स्क्वायर होता है, ठीक है। अर्थात पी इक्वल टू इतना, अब बट्टा में इसको क्या लिखो, 2 का स्क्वायर, सॉरी 4 का रूट क्या होगा, 2 हो जाएगा, और इस सब के जब अगर डेल स्क्वायर रखेंगे तो डेल हो जाएगा यहाँ से। अर्थात अब हम क्या कर सकते हैं, देखिएगा, इस डेल को इधर लेकर इधर पी इंटू डेल हो गया, इक्वल टू क्या लिखो 1/2 इंटू इतना लिख सकते हैं। अब हम आते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या था यहाँ से, जैसा कि आप लोग देख रहे थे, इक्वेशन 1 में वॉल्यूम में निकालना था ना, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या था यहाँ से 1/3 इंटू पी इंटू डेल, जहाँ पी क्या था परपेंडिकुलर लेंथ था और डेल क्या था तो उसका एरिया था, ठीक है। अब इसका वैल्यू निकाल चुके हैं, बस इसमें आपको गुना कर देना है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ से गुना करेंगे तो यहाँ से आपको v इक्वल टू क्या मिलेगा, v मतलब वॉल्यूम, v इक्वल टू 1/3 पी डेल, यानी v इक्वल टू 1/3 और यहाँ वाला 2 तो यहाँ से 1/6 हो जाएगा और इसका वैल्यू रख दिए, यानी यही आपका क्या हो गया, तब वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रल हो गया। आप इसको याद रखेंगे, क्या है भाई, v इक्वल टू 1/6 इंटू x1 x2 x3 x4 y1 y2 y3 y4 z1 z2 z3, यहाँ से z3 होगा दोस्तों, z3 z4 और यहाँ से 1 1 1 1 होगा। यही आपका क्या होता है टेट्राहेड्रल का आपका क्या है, तो फॉर्मूला या कहें वॉल्यूम जो है ना डिराइव हम कर चुके हैं। अब आइए हम इस पर एक क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन के थ्रू से भी आपको हम समझाते हैं कि कैसे हो सकता है ऐसे, या क्वेश्चन अपने से हम ऐड किए हैं, हो सकता है क्वेश्चन भी पूछ दिए आपसे, ठीक है। कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन हुज वर्टिसेस आर अल्फा बीटा गामा A 0 0 0 B 0 0 0 C। अब हम लोग यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ से लिखेंगे वी नो डैट द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन हुज वर्टिसेस आर x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 एंड डी x4 y4 z4 इज क्या होता है, तो v इक्वल टू 1/6 इंटू x1 y1 z1 1 x2 y2 z2 1 x3 y3 z3 1 x4 y4 z4 1 होता है, ठीक है। अब बस खाली यहाँ से v इक्वल टू 1/6 x1 y1 z1 क्या है यहाँ से, तो अल्फा बीटा गामा है, तो अल्फा बीटा गामा 1, उसके बाद में x2 y2 z2 क्या है आपका, तो यहाँ से A 0 0, तो यहाँ से क्या लिखोगे A 0 0, इसी तरह सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं और इसको हम क्या किए हैं, तो किसके एलोंग एक्सपेंड कर दिए हैं, देखिए किसमें 0 किसमें, तो यहाँ से इसके एलोंग हम एक्सपेंड कर दिए। जैसा कि आप इसके एलोंग एक्सपेंड करोगे क्या करोगे, यह तो टर्म 0 हो जाएगा, ये भी टर्म 0 होगा, यहाँ से होगा तो यह प्लस माइनस प्लस, तो प्लस के लिए क्या करोगे, इसको डिलीट करोगे आप और इसको डिलीट करोगे, क्या बचेगा, यह वाला टर्म बचेगा और यहाँ 1, यानी अल्फा A 0 बीटा 0 B और 1 1 1 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ से 1, इसका साइन माइनस होगा, यानी इसको डिलीट करोगे आप, इसको डिलीट करोगे, यानी यह वाला टर्म लिखोगे अल्फा बीटा गामा A 0 0 0 B 0। अब इसको जैसे आप सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ से यह 6 को इधर शिफ्ट कर दिए, देखिए यहाँ से कैसे करोगे, इसको भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो डिटर्मिनेंट है, आप लोग सॉल्व करना खुद से जानते हैं, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करके जब लाओगे तो यही आपका क्या होगा, तो आपका वैल्यू मिलेगा और यही आपका क्या होना चाहिए था, तो आंसर होना चाहिए था मेरे दोस्त, ठीक है। डिटर्मिनेंट आप लोग सॉल्व करना जानते हैं ना, आप कहेंगे कैसे सॉल्व करेंगे, फिर भी अगर सॉल्व नहीं होता है तो फिर कमेंट कीजिए आप हमको कि नहीं हो रहा है, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में उसको हम एक बार समझा देंगे, ठीक है। एक और आइए क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, फाइंड द कंडीशन डैट द लाइन x माइनस अल्फा बाई ई दिया गया है, ई नहीं होगा दोस्तों, ठीक है, एल होगा, या इसको सुधारिएगा, वहाँ से एल होगा, ठीक है, इक्वल टू वाई बटा बीटा माइनस एम, सॉरी बटा में एम इक्वल टू जेड माइनस गामा बटा एन में लाई इन द प्लेन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। हमको यह कंडीशन फाइंड आउट करना है कि कोई भी प्लेन जो है ना, कोई भी लाइन जो है ना किसी प्लेन में लाई करता है तो उसका क्या कंडीशन होता है, यही निकालना है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से देखिए, आपको सबसे पहले स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपको इतना दिया गया, वही चीज़ लिखे, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इतना दिया, इसको इक्वेशन 1 मान लिए हैं। उसे द इक्वेशन ऑफ प्लेन इतना दिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिए हैं, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 से आए हैं, इक्वेशन 1 में जो दिया था उसको हम लेके चले हैं और इक्वल टू यहाँ से आर मान लिए हैं, से मतलब कि मान लेना, और यहाँ से पॉइंट निकाले हैं। कैसे पॉइंट निकाले हो आप यहाँ से, तो देखना है, सबसे पहले इतना इक्वल टू इतना इक्वल टू इतना इक्वल टू आर है, इसका मतलब क्या है, यहाँ से एक्स माइनस अल्फा बाई एल इक्वल टू आर है, अर्थात क्या लिखो, एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू एल आर, यानी एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं एल आर प्लस का अल्फा, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप बीटा वाई के वैल्यू निकालो तो क्या लिखो यहाँ से, तो यहाँ से लिखो एम आर प्लस का बीटा, एम आर प्लस का बीटा, उसी तरह जेड का वैल्यू निकालेंगे तो एन आर प्लस का गामा लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से देखिए हम लोग 10 से यह जो एक्स वाई जेड का जो वैल्यू मिला है, इस प्लेन का
सॉरी इस लाइन का जो है ना एनी पॉइंट का वैल्यू मिला है। ठीक है, किस पॉइंट का वैल्यू मिला है, तो एनी पॉइंट का वैल्यू मिला है। और हमको क्या प्रूफ करना था कि यह लाइन जो है ना इसी प्लेन में लाई करना चाहिए था। ठीक है, जैसा कि यहाँ से आप फिगर में भी देख रहे थे। तो अब यहाँ से देखिए द पॉइंट्स दिस एंड दिस, यानी अल्फा प्लस एल आर प्लस बीटा प्लस एम आर प्लस गामा प्लस एन आर विल बी लाइज ऑन द प्लेन टू। यानी अगर यही लाइन जो है ना अगर इस प्लेन में है तो स्वाभाविक बात है भाई इस प्लेन का जो भी इस लाइन का जो भी पॉइंट होगा उस प्लेन के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। अर्थात आप प्लेन के इक्वेशन में x के जगह पर इतना, y के जगह पर इतना और z के जगह पर इतना रखोगे दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से देखिए यहाँ से इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या था, यहाँ से यही था ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। अर्थात x के जगह पर आपका यह वाला पॉइंट रखेंगे, कौन वाला यह, y के जगह पर यह और z के जगह पर यह रखोगे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग यहाँ से देख रहे हैं x a इक्वल टू यही ना इक्वेशन था आपका ax प्लस का by प्लस का cz प्लस का d इक्वल टू 0 था आपका इक्वेशन। ठीक है, तो जैसा यह इक्वेशन आपको दिया गया है तो हम लोग यहाँ से क्या कर रहे हैं, इसका वैल्यू रख दे x के जगह पर इतना, y के जगह पर इतना, z के जगह पर इतना, अब प्लस का d है एज इट इज कर दिए। अब जितना भी यहाँ से जो है ना इसको गुना किए हैं a अल्फ़ा प्लस ए एल आर प्लस बीटा बी प्लस बी एम आर प्लस सी गामा प्लस का सी एन आर प्लस का डी इक्वल टू 0। अब यहाँ से जितना भी आर वाला टर्म था उसको हम सबको एक जगह रखे हैं। ठीक है, आर वाला टर्म में आपका एक यहाँ था, एक आपका यहाँ था, एक आपका यहाँ था, सबको तीनों को एक साथ रखे हैं। और जिसमें आर नहीं था, जैसे में इसमें नहीं है आर और इसमें नहीं है आर और इसमें नहीं है आर, इसको एक जगह रखे हैं और बीटा को हम डी को हम एक जगह रख दिए हैं दोस्तों। ठीक है, अच्छा अब हम लोग क्या किए हैं, इस डी को भी अंदर लाए हैं, यहाँ से इस डी को भी इधर लेके आओगे, यहाँ से प्लस में तो डी है ही। ठीक है, तो इसको भी हम साथ ही रखे हैं। आने वाले देखिए यहाँ से आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ से क्या लिखे, इस सब में आर कॉमन था तो आर को बाहर निकाल दिए हैं, इस सब को एक साथ रखे हैं और यह इक्वल टू में 0 है। अब इस इक्वल टू में अगर 0 है तो क्या इस 0 का आप 0 प्लस 0 नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी यह आपका फर्स्ट टर्म हो गया, या सेकेंड टर्म। देखिए यहाँ से या इसे जो कैसे लिख सकते हैं 0 इंटू आर प्लस का 0। अब देखिए यहाँ से यह आर का कोफिशिएंट क्या देख रहे हो, इतना देख रहे हैं ए एल प्लस बी एम प्लस एन सी, और यहाँ आर का कोफिशिएंट क्या देख रहे हैं 0 है तो इसको इक्वेट कर दिए। उसी तरह से यहाँ से जो कांस्टेंट टर्म आप देख रहे हैं जिसमें आर नहीं है वह क्या है, यहाँ से ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा प्लस डी इक्वल टू, और यहाँ से क्या है 0 है तो 0 कर दिए। यही आपका क्या होगा, तो रिक्वायर्ड कंडीशन हो गया। ठीक है, जो कंडीशन आपको कह रहा था यही आपका क्या हो गया, तो रिक्वायर्ड कंडीशन होगा, यही आपको प्रूफ करना था दोस्तों। ठीक है, तो इस लेक्चर में यह वीडियो बड़ा हो चुका है तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आप लोग 3D का अगर और सॉल्यूशन चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करें कि आपको कौन कौन क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए, उस सबका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और साथ ही साथ जैसे आप लोग का BSc पार्ट 1 मैथ अनर्स का एग्जाम समाप्त होगा उसके 2 या 3 दिन बाद मेरा एक BSc पार्ट 2 मैथ अनर्स का एक ऑनलाइन बैच स्टार्ट होगा। तो जो भी बच्चे अगर चाहते हैं घर बैठे सही ढंग से और प्रॉपर वे में सिलेबस को कवर करना, पूरा बुक को थ्रू आउट पढ़ना, तो मेरे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। कोर्स को परचेज करके आप कंप्लीट सिलेबस घर बैठे कंप्लीट कर सकते हो। कोर्स को परचेज करने के लिए यहाँ जो नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर पे कॉल करेंगे या व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।